नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल, लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक़्त आप लोग जो लोग यहाँ शामिल हैं, वो हैं सीईयू कायरोप्रैक्टिक प्रोग्राम के कैप्सूल प्रोग्राम में और सीरीज़ है नंबर 2। बहुत सारे लोगों ने जो इस वक़्त नए लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने की चेष्टा करता हूँ। कि पहली बात है कि हमारा सीरीज़ 2 की जितनी भी सीटें हैं वो फुल हो चुकी है। ये हुई नंबर 1 इन्फॉर्मेशन। तो अब सवाल उठता है कि सर जब फुल ही हो गई तो हम बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि आपके जितने सवाल हैं क्लास होने में अभी टाइम है, उन सारे सवाल के आंसर मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात है कि ज़्यादा करके जो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं ये बता देता हूँ क्योंकि आपके प्रश्नों से ये मालूम पड़ता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि सर ज़ूम प्रोग्राम और वीडियो प्रोग्राम यह अलग-अलग हैं या एक ही हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक बैच में 100 स्टूडेंट ही लेते हैं जो ज़ूम के होते हैं और जो वीडियो प्रोग्राम है उसके अनलिमिटेड है, चाहे जितने लोग भी एडमिशन लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं और वो कहते हैं सर हम ज़ूम और वीडियो दोनों में रहेंगे और बाद में किसी कारण से वो खाली वीडियो प्रोग्राम ही देखते रहते हैं, ज़ूम में नहीं आते। तो होता क्या है कि हम नए लोगों को एडमिशन नहीं दे पाते हैं और उतनी सीटें हमारी खाली रह जाती है। तो इस बार से हमने ये कंपल्सरी किया है कि आपको पहले बताना होगा कि आप ज़ूम और वीडियो दोनों चाहते हैं या खाली वीडियो चाहते हैं। क्योंकि खाली वीडियो चाहने के पीछे आप जो पिछले बैच है उससे मुझे ये रुझान मालूम पड़ा कि 15-20 लोग हमेशा हमारे प्रोग्राम में रहते हैं जो ट्रेनिंग खुद ही दे रहे होते हैं, अपना कोर्स चला रहे होते हैं। तो वो लोग सबके सामने नहीं आना चाहते, तो उन लोगों को पूरी आज़ादी है कि वो अपना वीडियो प्रोग्राम देख लें। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पर्टिकुलर डे जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता है, उस समय उनकी ओपीडी होती है, तो इसलिए वो जॉइन नहीं कर सकते। तो वो कह दें कि हम ज़ूम में नहीं रहेंगे, हमको सिर्फ़ वीडियो प्रोग्राम में रखा जाए। तो ज़ूम की 100 सीट हम सिर्फ़ उन लोगों को देना चाहते हैं, जो वाक़ई में ज़ूम भी लेना चाहते हैं और वीडियो प्रोग्राम भी लेना चाहते हैं। और खाली वीडियो वाले के पास तो चॉइस है ही, वो खाली लिख के हमें दे दे कि हमें ज़ूम में ना रखा जाए और हमें सिर्फ़ वीडियो प्रोग्राम दिया जाए। तो आपकी चॉइस आपके पास है, ये क्लास शुरू होने के पहले तय कर लीजिए। हम कुछ एडमिशन 20-25 वेटिंग लिस्ट में हमेशा लेकर चलते हैं ताकि कुछ लोग जो ज़ूम से वीडियो में शिफ्ट होते हैं, वो सीट हम उनको आवंटित कर देते हैं। तो इस वक़्त हम सिर्फ़ वेटिंग लिस्ट ले रहे हैं, तो जिन-जिन को अपना नाम लिखाना है वेटिंग लिस्ट में ही लिखाएँगे, क्योंकि 100 लोग हमारे ज़ूम में आ चुके हैं। अब इसमें से कुछ लोग शिफ्ट करेंगे वीडियो में, जितनी सीटें खाली होती रहेगी, उतनी सीटें हम आपको आवंटित करते रहेंगे। सवाल एक और है कि सर ये जो टाइमिंग है ये संडे आप कर रहे हैं उस दिन एक ही दिन हमें छुट्टी का मिलता है, टाइम मैच नहीं करता है तो आपको वहाँ भी दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हमारे शेड्यूलिंग हर बार अलग-अलग किस्म के होते हैं तो इस बार हम चेष्टा कर रहे हैं कि आपको लगातार 6 दिन में ही 12 क्लासेस करवा दिया जाए। तो यह जो एक सीरीज़ होता है ये 12 क्लास का होता है और 12 आवर्स का होता है। यह हम 1 दिन में 2 क्लास भी करा सकते हैं और 1 दिन में 3 क्लास भी करा सकते हैं। अगर हम लगातार करते हैं तो ज़्यादा करके हम लोग 2 क्लास ही करते हैं 1 दिन में 2 आवर्स के। 1-1 घंटे के 2 क्लास होते हैं, बीच में गैप होता है आधे घंटे का। और ये प्राय लेट इवनिंग में ही ये क्लासेस होते हैं। इसकी सूचना हम 1 अप्रैल को आपको दे देंगे कि हम संडे करेंगे या इवनिंग करेंगे, तो ये सूचना भी आपको जल्दी मिल जाएगी, 1 अप्रैल को मिल जाएगी। अब आते हैं कि कुछ लोग हैं ये जो नए हैं, पुराने लोग तो हमसे पूछते भी नहीं है कि सर आप क्या कराने जा रहे हैं? खाली डेट पूछते हैं और प्रोग्राम जॉइन करते हैं। कुछ लोग नए लोगों को हमने अब मौका देना शुरू किया है क्योंकि ऑनलाइन का मामला है इसलिए हम ये अपने विस्तार को थोड़ा दे सकते हैं। कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि सर जब ऑनलाइन ही है तो आप अनलिमिटेड नंबर क्यों नहीं देते हो? आप 100 तक ही रिस्ट्रिक्ट क्यों रखते हो? क्योंकि हमारे 3 बैचेज़ पैरेलल चलते हैं, लगभग-लगभग हमारे 300 स्टूडेंट हो जाते हैं, वीडियो और ऑनलाइन के ज़ूम वाले प्रोग्राम में और हम दिल्ली और बॉम्बे 2 जगह ही ऑफ़लाइन देते हैं और एक क्लास में हम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ लेते नहीं हैं। तो हमारी जो कैपेसिटी है ऑफ़लाइन से हमारी ऑनलाइन तय हो रही है, ना कि ऑनलाइन से ऑफ़लाइन। तो आपका सवाल ये है कि हम डायरेक्ट सर ऑफ़लाइन आ जाएँ, तो कोई संभावना नहीं है कि आप डायरेक्ट आ पाएँगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऑनलाइन में इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और उन्हीं लोगों को हम मौका देते हैं ऑफ़लाइन में आने के लिए। तो दिल्ली और बॉम्बे में अगर आप ऑफ़लाइन में आना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन का स्टूडेंट होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है क्योंकि यहाँ के सीट वाले ही हमारे ऑफ़लाइन में आते हैं क्योंकि वो सीख चुके होते हैं। तो ज़्यादा करके हमारा मकसद जो ऑफ़लाइन में बुलाने का होता है, वो एबीसीडी सिखाना नहीं होता है बल्कि हर आदमी की जो मूलभूत कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करना होता है। क्योंकि ऑफ़लाइन क्लास प्राय 2 से लेके 7 दिनों का होता है और 2 से 7 दिनों में कोई साइंस बढ़िया से नहीं सीखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन में रहना है, प्रैक्टिकल करना है और हमारे सारे क्लासेस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो पहले क्लिनिक चलाना सीखिए, रिज़ल्ट देना सीखिए, रिज़ल्ट में जो कमी आती है उसको हम वहाँ दूर करेंगे। तो ऑफ़लाइन में डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे पाएँगे हम, किसी भी हालत में
पॉसिबल नहीं है। और पहले ऑनलाइन आइए, फिर ऑफलाइन की योग्यता हासिल होती है, फिर आप चॉइस कीजिए कि आपको ऑफलाइन में रहना है या नहीं रहना है। तो ये हो गया। अब सवाल उठता है कि सर ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ 2 वाक़ई में है क्या? तो सीरीज़ 2 एक्चुअली हमने कंसंट्रेट किया है कि आपके पास आते हैं रोगी, उसको मतलब नहीं है कि आप क्या हैं। उसको मतलब एक ही है कि आप वो जो समस्या में जिस बीमारी में आया है उसको ठीक करना जानते हैं या नहीं जानते? कितने दिनों में ठीक कर देंगे? टोटल फीस कितनी लेंगे और कितने देर उनको आना पड़ेगा? ज़्यादा करके रोगी का दायरा सोच का बस इतना सही होता है, इसी के बीच में आपका सारा क्लिनिक चलता है। तो अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पर आप सीरीज़ 2 में हमें ऐसा क्या सिखाएँगे कि फर्स्ट डे से ही हम इसको कन्वर्ट कर सकें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो यहाँ पर नाम जो हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कायरोप्रैक्टिक गन का। तो यहाँ पर कायरोप्रैक्टिक के ही इर्द-गिर्द सारे प्रोग्राम्स की रूपरेखा बनी हुई है और आप भी जो सीखेंगे, वो सीखेंगे एक सब्जेक्ट और कायरो। एक सब्जेक्ट और कायरो का भी मैं अंतर बता देता हूँ। जैसे पिछली बार हम लोगों ने क्या-क्या शोल्डर पेन के इर्द-गिर्द अपने पूरे क्लास को रखा था। इस वक़्त रखेंगे हम बैक पेन को क्योंकि आपके क्लिनिक में सबसे ज़्यादा रोगी जो आते हैं ना, इन्हीं के बीच में आएँगे। तो जहाँ रोग विशेषता आप और विशेषज्ञता दोनों अगर आपने समझ लिया तो आप अपने क्लिनिक में रिज़ल्ट भी दे पाएँगे और अपने क्लिनिक को और प्रोग्रेस करवा पाएँगे। तो यहाँ पर हम ल सीरीज़ 2 में लेके चलेंगे सिर्फ़ बैक पेन को। बैक पेन में हमारे को कम से कम 12 क्लास की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेट करेंगे जो शुरुआत करेंगे, हम बिल्कुल इस विज़ुअलाइज़ेशन से ये क्लासेस कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग इस वक़्त एक क्लिनिक चला रहे हैं या चलाने की क्षमता रखते हैं और किसी कारण से आप अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ए टू ज़ेड जो है वह एक-एक पायदान पर हम बढ़ेंगे धीरे-धीरे। सबसे पहले समझ लीजिए रोगी आपके पास आया, तो आप क्या करेंगे? आप उसका करेंगे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। तो हर आदमी को यहाँ पर एक जैसा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना आना चाहिए, जो बैक पेन से रिलेटेड है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, वो ये होगा कि आप अपने पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कैसे करेंगे, जो किसी भी मॉडर्न ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है और वो लोग भी वैसा ही चेकअप करते हैं। या फिर किसी भी दर्द निवारक सेंटर में, चाहे वो फिज़ियोथेरेपी हो, रिहैबिलिटेशन हो, एक्यूपंक्चर हो, एक्यूप्रेशर हो, कायरो हो, वहाँ पर पेशेंट के बैक पेन का जो डिफ़रेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक पेन है, इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से, जिसमें एमआरआई और एक्स-रे वो बाद की बात है, वो बाद में पेशेंट कराएगा, पहले तो वो अपना फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कराएगा। तो ये पार्ट और एक्स-रे, एमआरआई में मूलभूत क्या बातें होती हैं, वो बातें यहाँ पर आपको सबसे पहले एकरूपता दी जाएगी, सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने रोगी का यह काम करेंगे, जिससे कि आप ये जान सकें कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो होगा, वह कैसा होगा। क्योंकि हर प्रकार के बैक पेन का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता, उसमें डिफरेंस लाना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले आपको फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन सीखना है। उसके बाद हम लगभग ज़्यादा करके रोगी जो पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं, पूरे भारत में रोगी का पैटर्न एक जैसा ही होता है सवाल पूछने का। वो लोग कुछ मूलभूत सवाल पूछते हैं, ये सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है। इससे तय होता है कि आप कितने अच्छे काउंसलर हैं। तो आपको सबसे पहले हम वो सारे सवालों से परिचय कराएँगे कि एक रोगी आपसे क्या उम्मीद लेकर आएगा, क्या सवाल पूछेगा, आपके पास उसके क्या उत्तर होने चाहिए, ट्रीटमेंट के बारे में वो क्या पूछेगा, फीस के बारे में क्या पूछेगा, क्लिनिक के बारे में क्या पूछेगा, आपके द्वारा ठीक होए गए या ठीक हो चुके रोगी के बारे में क्या पूछेगा, वर्तमान समय में मौजूद पेशेंट के बारे में वो क्या पूछेगा, अपने रोग के बारे में क्या पूछेगा, अपने खान-पान के बारे में क्या पूछेगा, अपने एक्सरसाइज के बारे में क्या पूछेगा और जहाँ से वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके बारे में भी वो आपसे क्या सवाल करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी होगी, तभी पेशेंट रिटेन करता है या ये तय करता है कि आपसे उसको इलाज कराना है या नहीं कराना है, तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 2। इस टॉपिक के बाद उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में। डायरेक्ट तो हम ट्रीटमेंट नहीं देते, ट्रीटमेंट के लिए कुछ पायदान आपको क्रॉस करने होंगे। सबसे पहले फिजिकल एग्ज़ामिनेशन का, उसके बाद आपको उसके रिपोर्ट देखने वगैरह का, उसके बाद उसके कुछ जनरल क्वेश्चन वगैरह होंगे जो पेशेंट और आपके बीच में होंगे। ये 3 पायदान होने के बाद में हम आएँगे ट्रीटमेंट के बारे में। अब ट्रीटमेंट में यहाँ पर फिर 2 बातें हो जाएगी, एक होगा एक्यूट कंडीशन ऑफ बैक पेन, एक होगा क्रोनिक कंडीशन ऑफ बैक पेन। तो आप क्रोनिक पे कैसे काम करेंगे और एक्यूट पे कैसे काम करेंगे और ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ कायरोप्रैक्टिक के इर्द-गिर्द ही। अब यहाँ पर अगर पेशेंट का आपने तय कर लिया
कि ये एक्यूट है तो इस पे कैसे कायरोप्रैक्टिक करना है और क्रॉनिक है तो कैसे करना है। अब यहाँ पर जो कायरोप्रैक्टिक का जो काम होता है वो मैनुअल होता है। मैनुअल में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एचवीटीएलए यानी मैनुअल टेक्निक से हाथ से हाई वेलोसिटी थ्रस्ट कैसे देंगे, उसके बारे में। और ये होगा 3 प्रकार से। सबसे पहले स्पाइन पे कैसे आप काम करेंगे मैनुअल, उसके बाद मसल्स पे कैसे काम करेंगे और पोस्चर करेक्शन पे कैसे काम होगा। तो 3 आयाम और 3 बिंदु से होकर आपको गुज़रना होगा, तो तीनों की ट्रेनिंग आपको इसमें दी जाएगी। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र-दराज होते हैं या बुजुर्ग होते हैं या वो लोग खुद इस पोज़ीशन में नहीं होते कि अपने शरीर की ताकत लगा के किसी का इलाज कर सकें, तो उसके लिए विकल्प के तौर पे या फिर आपके रिज़ल्ट को और अच्छा बनाने के लिए या होम विज़िट में फटाफट काम करने के लिए या फिर जो भी कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें रिजल्ट समझ लीजिए आपको 20-30% फर्स्ट सिटिंग में मिला तो उसको 40-50% तक ले जाने के लिए फिर यहाँ पर आपको सीखना होगा गन कायरोप्रैक्टिक मसाज के बारे में। और यहाँ पर ये गन कायरोप्रैक्टिक मसाज भी हम 2 टॉपिक के ऊपर में सीखेंगे। पहला सीखेंगे डिसीज़ ओरिएंटेड यानी कमर दर्द के पर्टिकुलर कौन-कौन से प्रकार हैं और हर प्रकार पर गन का प्रयोग कैसे करेंगे उसके ऊपर में। और दूसरा सीखेंगे एनाटॉमी के ऊपर में यानी बॉडी के एनाटॉमी को देखते हुए जो बैक पेन के पेशेंट है उस पर कहाँ आपका ये गन इस्तेमाल होगा और कहाँ गन आपका इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों बातें आपको इस्तेमाल के बारे में जाननी होगी। सब गन के कुछ हेड्स होते हैं, कौन से हेड का कैसे इस्तेमाल होगा, पेशेंट के ऊपर में उसका क्या प्रभाव होगा, तो ये सारी बातें हम थोड़ी बारीकी से सीखेंगे, जो गन कायरोप्रैक्टिक का हिस्सा होगा। इसी तरह हम और आगे चलेंगे, एक नया टॉपिक उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये दोनों के अलावा भी आपको पेशेंट को रिजल्ट को परमानेंट देना है, क्योंकि पेशेंट को उस समय तो रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज और आहासी पॉइंट जो लोग एक्यूपंक्चर जानते हैं उनको आहासी जानना होगा। जो लोग बाकी फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन या दूसरे क्षेत्र से हैं तो उनको फिर मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट के बारे में जानना होगा। और ये रिलीज किए बिना हम परमानेंट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, दर्द फिर लौट के आ जाता है। तो यहाँ पर एक हर्बल ऑयल टेक्निक जो हमने शोल्डर पेन पे सीखा उसके आगे का पार्ट सीखेंगे और मायोफेशियल डिकम्प्रेशन टेक्निक सीखेंगे। मायोफेशियल डिकम्प्रेशन टेक्निक सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपने पूछा था कि सर कपिंग के बारे में बताइए, तो हम इस वक़्त कपिंग को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन भारत में ज़्यादा करके जो लोग कपिंग कर रहे हैं, वो कपिंग कायरो में इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादा करके लोग ड्राई कपिंग करते हैं। ड्राई कपिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करके हम लोग ब्लड लेटिंग के लिए करते हैं। लेकिन सबके पास ये सेट है और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मायोफेशियल डिकम्प्रेशन जो हम कपिंग के माध्यम से करेंगे, वो कैसे करेंगे? सिर्फ़ कायरो में। और उसके अलावा हम एक चीज़ और सीखेंगे कि पहली बार मैं भारत में आपको सिखाऊँगा 2 टेक्निक कपिंग का, वो होगा फंक्शनल ड्राई कपिंग जो सिर्फ़ हमारे कायरोप्रैक्टिक में ही इस्तेमाल होता है अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए। और दूसरा होता है वॉकिंग कपिंग टेक्निक। तो ये एक फंक्शनल कपिंग टेक्निक, एक वॉकिंग कपिंग टेक्निक दोनों के ऊपर आपको बताया जाएगा कि कायरोप्रैक्टिक का साथ मिलाने के बाद इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे कैसे हो जाते हैं। और याद रखिएगा अगर ये 2 टेक्निक को आपने अगर टीसीएम के साथ भी मिला दिया, एक्यूप्रेशर के साथ भी मिला दिया, योग के साथ भी मिला दिया और एक्यूपंक्चर के बाकी प्रोटोकॉल के साथ भी मिला दिया, तो भी आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे बढ़ जाएँगे। फिर इसके बाद आएगा पेशेंट को घर भेजते समय आपको कुछ चीज़ें सिखा के भेजनी होगी। तो सेल्फ केयर ट्रेनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है बैक पेन में, क्योंकि पेशेंट को एक प्रोलॉन्ग पीरियड लगता है रिजल्ट को परमानेंट करने में, क्योंकि वो बहुत पुराने पेशेंट भी आपके पास आएँगे। क्योंकि जब आपके चर्चे होंगे, आप जब अच्छा कायरोप्रैक्टिक करेंगे, तो कुछ लोग फिजियोथेरेपी सेंटर से इलाज करा कर भी आएँगे, कुछ लोग योगा से भी इलाज करा के आएँगे, कुछ लोग होम्योपैथी वाले भी आएँगे, कुछ लोग एलोपैथी भी वाले भी आएँगे। वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आएँगे। तो ज उम्मीद लेंगे तो आपको क्या करना है, काम बहुत परफेक्ट करना है। काम परफेक्ट करने के लिए आपको होम केयर सिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि वो 1 घंटा आपकी क्लिनिक की मेहनत को वो अपने 23 आवर्स में खराब कर कर फिर वापस आपके ऊपर में आकर ये सवाल पूछेगा कि सर आपके क्लिनिक में तो हमारा दर्द ठीक हो गया, घर जाके दर्द क्यों बढ़ गया? तो होम केयर के बारे में आपको 2 चीज़ें सीखनी होगी और अपने पेशेंट पे इसको ट्रांसफर करना होगा। पहला बात है कि पेशेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों बातों का ट्रेनिंग देना होगा, खाली बोलने से नहीं होगा, बाकायदा उनको ट्रेनिंग देनी होगी उसकी। और दूसरा होगा होम केयर एक्सरसाइज, बोलने से नहीं होगा, बाकायदा आपको उनको ट्रेनिंग देना है और
वर्चुअल क्लिनिक हम आपको सिखाएँगे, वर्चुअल क्लिनिक से उनको मॉनिटर भी करना है क्योंकि आप उनके घर जाके मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि वो होम केयर है और वो आपके पास आकर बार-बार दिखा नहीं सकता कि देखिए सर हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप एक बार ट्रेनिंग देके छोड़ेंगे, लेकिन आप अपने दायरे में पेशेंट को रखेंगे कि वाक़ई में ठीक से वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आपको फिर वर्चुअल क्लिनिक में उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर होम केयर के 3 पार्ट हो जाएँगे। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे, अब हम कायरोप्रैक्टिक दे रहे हैं। अभी रिज़ल्ट में हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा और म मसल स्पाज़म कम किया जा सकता था, बैक पेन और कम किया जा सकता था। तो यहाँ पर हम कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर भी बहुत प्रकार के होंगे। एक होगा इंस्टेंट रिज़ल्ट देने वाला, यानी तुरंत उसी समय हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो उसके लिए बैक पेन में हम कौन-सा कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर 1 से लेकर 3 या मैक्सिमम 4 नीडल तक का इस्तेमाल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा ये होगा कि जिस दिन कायरोप्रैक्टिक लिया उस दिन का एक्यूपंक्चर अलग होगा और रेगुलर विजिट यानी सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वहाँ पर नीडलिंग अलग होगी। जो कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर होता है वो अलग प्रकार का होता है और जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट का एक्यूपंक्चर होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो ये दोनों प्रकार आपको सीखने होंगे। प्लस आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी होगी कि कम नीडल में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे देना है। स्काल्प एक्यूपंक्चर भी हम साथ में लेंगे ताकि आप काम करने में सुविधाजनक स्थिति में हो। डिस्टल पॉइंट लेंगे हम यानी दर्द वाली जगह से हम दूर वाले पॉइंट कैसे लेंगे। साथ ही साथ सेफ नीडलिंग कैसे करेंगे क्योंकि ये सबसे अहम पार्ट है। तो हाफ चून में कैसे काम करेंगे, 1 चून में कैसे काम करेंगे, डेढ़ चून में काम कैसे करेंगे वो तो बातें बहुत सेकेंडरी होती है। प्राइमरी बात होती है कि सेफ नीडलिंग कैसे करेंगे, कम नीडल में रिजल्ट कैसे देंगे और पेशेंट के पेन स्कोर को पेशेंट के दरवाजे से बाहर जाने के पहले ही आप कैसे ठीक करके पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट देकर और रिजल्ट देके भेजेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और इंट्रोड्यूस होगा, कुछ लोग एक्यूपंक्चर नहीं करवाएँगे आपसे। तो वो कहेंगे नहीं एक्यूपंक्चर तो हम नहीं करवाएँगे, तो आपको वहाँ पर एक्यूपंक्चर का ही भाई रखना होगा। वो 2 प्रकार के होंगे, दोनों प्रकार के सीखने हैं। पहले प्रकार का वो होगा एक्यूपंक्चर पेन स्टिमुलेशन से आप उसको कैसे स्टिमुलेट सेम पॉइंट को करेंगे जो एक्यूपंक्चर नहीं होगा, निडल लेस एक्यूपंक्चर कह लीजिए या मॉडर्न एक्यूप्रेशर कर लीजिए। वो आपको देना होगा और दूसरा देना होगा वकारिया शीट से। वकारिया शीट पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब यहाँ पर पेशेंट के जो एवरी डे के ट्रीटमेंट होते हैं, वहाँ पर हमको कायरोप्रैक्टिक मॉक्सिबेशन देने होते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आप लोगों को क्वाड्री मॉक्सिबेशन सिखा चुका हूँ मैं, लेकिन जब हम स्पाइन पे काम करते हैं और पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे काम करते हैं, तो वहाँ पर हुआ तो जियाजी पे काम करते हैं या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें सूक्ष्म काम करना होता है और पेशेंट को किसी भी प्रकार का बहुत प्रकार के पेशेंट आएँगे, नाजुक पेशेंट आएँगे, एज ओल्ड पेशेंट आएँगे, तो वहाँ पर पूरे स्पाइन पे हम लोग जो मॉक्सिबेशन करते हैं, वो स्नेक मॉक्सिबेशन होता है, लेकिन वह बहुत सेफ्टी के रूल एंड रेगुलेशन और बहुत ऑब्जर्वेशन में वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको एक सेफ, साधारण और अच्छा आपको तकनीक सिखाएँगे, वो होगा स्पाइन स्नेक कैंडल मॉक्सिबेशन और दूसरा हम आपको सिखाएँगे कंटेनर बॉक्स मॉक्सिबेशन। तो ये दोनों मॉक्सिबेशन सिखाने के पीछे मकसद ये होगा क्योंकि ये आप क्लिनिक में भी देंगे और पेशेंट को घर पे करने की ट्रेनिंग में देंगे। जो पेशेंट के साथ जो लोग आएँगे, घर में भी मॉक्सिबेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम पेशेंट को लगातार नहीं दिलाते अपने क्लिनिक में, थोड़ा गैप देते हैं। लेकिन गैप में उसको मॉक्सिबेशन की ज़रूरत है, इसलिए पेशेंट का बजट का ख्याल रखते हुए और आपको अपनी भी ख्याल रखना है क्योंकि आप बार-बार पेशेंट के घर पे जाके तो मॉक्सिबेशन दे के नहीं आ सकते। तो कुछ चीज़ें हम पेशेंट को ट्रेनिंग दे देते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ़ मॉक्सिबेशन देंगे। तो एक तो देंगे कैंडल मॉक्सिबेशन और दूसरा उनको सिखाएँगे बॉक्स मॉक्सिबेशन। हम क्लिनिक में भी इस्तेमाल करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और पेशेंट अपने घर में भी करेगा। तो ये एक नया टाइप का मॉक्सिबेशन इंट्रोड्यूस होगा बैक पेन में। ज़्यादा करके हम बैक पेन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वो जो वकारिया शीट की बात थी, वो हम लेंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो निडल फोबिया वाले होते हैं, निडल नहीं लेंगे तो वहाँ पर हम वकारिया शीट्स से रिजल्ट देंगे। तो ये रिजल्ट जो देते हैं 2 प्रकार के देते हैं। एक तो होता है कि पेशेंट आपके पास दूर-दूर से आएगा, जब आपकी ख्याति होगी, जब आप अच्छा रिजल्ट दे पाएँगे तो पेशेंट दूर से भी आपके पास आएगा। तो दूर वाले पेशेंट को क्या होता है जो रिजल्ट दे के भेजा, उतना रिजल्ट उसके पास हमेशा बरकरार रहना चाहिए। अगर वो घर जाकर उसका दर्द बढ़ गया या आपने जो अपने क्लिनिक में रिजल्ट दिया है, कुछ लोग जो बिज़नेसमैन होते हैं, प्राय हम लोग उनको वीकली बुलाते हैं। तो 1 वीक के बाद अगर दूसरे वीक में वो आता है जिस दिन उसकी छुट्टी होती है, तो बीच वाले पीरियड में फिर आप कैसे उसको रिज़ल्ट को बरकरार रखेंगे? तो वहाँ पर हम वकारियासिड का बूस्टर ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर नॉन नीडल एक्यूपंक्चर टेक्निक हो जाता है, तो पेशेंट को नीडल फोबिया भी नहीं होता है। इसके अलावा पेशेंट को हम सेल्फ कायरोप्रैक्टिक
भी करवाएँगे। तो वो पहले आपको सीखना होगा, फिर पेशेंट को ट्रेनिंग देना होगा, फिर पेशेंट को अपने सामने करवाना होगा, फिर पेशेंट को घर पे करने के लिए बोलना होगा। तो सेल्फ कायरोप्रैक्टिक में 2 प्रकार की चीज़ें सिखाएँगे। एक होगा जिसमें किसी भी प्रकार के संसाधन के या सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक जिसमें कुछ पॉल की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा एक्सरसाइज़ बैक पॉल जो होता है वो फिजियोथेरेपी का पार्ट होता है, रिहैबिलिटेशन का पार्ट होता है, कायरोप्रैक्टिक का पार्ट होता है। उसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और पेशेंट को आप ट्रेनिंग देंगे ताकि पेशेंट सेल्फ कायरोप्रैक्टिक अपने घर में कर सके। तो कुल मिला के ये क्लास इसी तरह से आगे बढ़ेगी। लबो-लुआब ये है कि आपको बात समझ में आ जाए कि आपको टोटल हमारे साथ बैक पेन के कायरोप्रैक्टिक में क्या-क्या करना है और क्या नहीं करना है और हम क्या सिखाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा दायरा है देखिए, मैं संक्षेप में बताने की इसलिए चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग इस वक़्त हो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होंगे। क्लिनिक में वो सब काम नहीं कर रहे होंगे। प्राय होता क्या कि एक्यूपंक्चर वाले को लगता है 20 मिनट लेटाइए, नीडल लगा दीजिए, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक पेशेंट पे आपको 1 घंटे का टाइम देना पड़ता है। आपकी कंसल्टेंसी आनी होगी, आपकी फिजिकल एग्ज़ामिनेशन आना होगा, आपको काउंसलिंग आना होगा, आपको होम केयर आना होगा, आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन आना होगा, पेशेंट के सवाल-जवाब जो होंगे, उसको सैटिस्फाई करना आना होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उसको भेजकर वापस री-इवैल्यूएशन करवाना होगा, पेशेंट को सेम डे रिलीफ देना होगा, उसको रिज़ल्ट देना होगा, पेशेंट का एनालिसिस करना होगा, पेशेंट की रिपोर्ट पढ़नी होगी, और ये सारा दायरा जो बैक पेन के इर्द-गिर्द होता है, वो सारा चीज़ इसमें होगा और कायरोप्रैक्टिक के तीनों आयाम इसमें होंगे। पहला हो गया मैनुअल जो आप हाथ से करेंगे, जो हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक में आएगा, दूसरा आएगा कायरो गन से और तीसरा आएगा एक्यूपंक्चर से। लेकिन चौथा भी है, वो है कायरोप्रैक्टिक मॉक्सिबेशन जो स्पेशल टेक्निक के खाली गरम में स्टिक घुमाने से काम आपका नहीं होगा। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें होगी। तो अगर आप लोग हमारे सीरीज़ 2 में अगर इंटरेस्टेड हैं तो 1 अप्रैल के बाद हम और भी आपको जानकारी देंगे और क्लासेस के बारे में जो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं, उनको हम एक अलग ग्रुप में डाल ही चुके हैं और वहाँ से क्लासेस की जानकारी उनको दी जा रही है। लेकिन आप लोगों के बीच में थोड़ा-सा मुझे वार्तालाप का मौका मिल गया, आप लोगों के सवाल-जवाब देने की मैं थोड़ी-सी चेष्टा कर ली, कि शॉर्ट में आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हम सीरीज़ 2 में क्या करने जा रहे हैं। और उसके पहले और बाद में भी हम आपको काफ़ी अलग से भी कुछ वीडियो देंगे, जो आप घर में देखकर खुद को मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है कि लगभग-लगभग मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रश्न होते हैं, तो आप आराम से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आराम से हमें मतलब कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले व्हाट्सएप कर लीजिए। वहाँ से अगर सैटिस्फाई नहीं हो, तो फिर कॉल भी कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे 2 टेलीफ़ोन नंबर है जिसको नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारे प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो स जहाँ पर आपको सिर्फ़ व्हाट्सएप करना है, इस पर कॉल की सुविधा नहीं है। तो इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा और ये है व्हाट्सएप नंबर 9435021306। वापस बोल देता हूँ 9435021306। इस पर सिर्फ़ व्हाट्सएप की सुविधा है। इस पर कॉल की सुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉल करना चाहें तो आप एक दूसरे नंबर पे मिस्ड कॉल करके छोड़ दीजिएगा, जहाँ से आपको जो थोड़ी देर बाद आपको कॉल आ जाएगा या आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा। वो है 700-250-6486। वापस बोल देता हूँ 700-250-6486। इस नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है। तो कृपया जिस पर व्हाट्सएप की सुविधा है उस पर सिर्फ़ व्हाट्सएप कीजिए और जिस पे कॉल की सुविधा है सिर्फ़ उस पे कॉल कीजिए। और अगर आपके दिमाग में और भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। हम फिर वापस अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वापस रिकॉर्डिंग करके दे देंगे, और मूल बात जो थी वो लगभग-लगभग हमने बताई आपको। और शुभकामना देता हूँ आपको। सब लोग होली मना रहे हैं इस वक़्त, तो होली की शुभकामनाएँ, और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।